हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 10 क्षितिज के पाठ लखनवी अंदाज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। लखनवी अंदाज पाठ के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें लेखक परिचय को जानना अनिवार्य है। लेखक परिचय के रूप में सबसे पहले हम लेखक के जन्म के बारे में जानेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे और उसके बाद उनका निधन कौन से सन में हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। तो पाठ लखनवी अंदाज के लेखक हैं यशपाल जी, जिनका जन्म सन 1903 फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, दिव्या, फूलों का कुर्ता और अमिता हैं। उनका निधन सन 1976 में हो गया था। यानी यशपाल जी हमसे इस दुनिया से विदा लेकर 1976 में विदा हो गए थे। अब इसके बाद हम कुछ कठिन शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ से संबंधित अक्सर ऐसा होता है कि कठिन शब्दों को बच्चे नहीं समझ पाते और पाठ का जो सारांश होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों को ठीक से समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कठिन शब्दों के बारे में जानेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो आइए सबसे पहले हम कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, पाठ का सारांश जानने से पहले हम अपने कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं, यानी उनके अर्थ को जानते हैं। तो देखिए, जैसे ही हमारी ये कहानी शुरू होगी, शुरू में ही एक शब्द आएगा मुफस्सिल। मुफस्सिल यानी एक केंद्रीय स्थान। अब उसके बाद में केंद्रीय स्थान के बाद किफायत यानी खर्च कम करना, यानी कम खर्च करना। प्लावित होना पानी भराना। वल्लाह यानी कसम से। किबला आप। कनखियां तिरछी नजर से। करीना यानी तरीके से। स्फुरण होता है फड़कना और लास्ट में अंत में आ जाता है सतृष्ण यानी इच्छा सहित। तो यहाँ पर जिन शब्दों के बारे में मैंने आपसे वर्णन किया, उन शब्दों के मीनिंग के बारे में आपसे बातें की, उन्हीं शब्दों के मीनिंग के साथ मैं अपने पाठ के सारांश को शुरू करती हूँ। तो चलिए हम अपने सारांश की ओर ध्यान देते हैं, यानी कि अब हम पाठ के सारांश को शुरू करते हैं। तो पाठ का सारांश कुछ इस तरह से शुरू होता है। पाठ के लेखक यशपाल जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से शब्दों का वर्णन करते हुए यहाँ पर एक ऐसी कहानी को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो केवल और केवल दिखावे की ओर संकेत करती है, जो केवल और केवल झूठी शान शौकत की ओर संकेत करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि शुरुआत जो होती है वो एक ट्रेन के डिब्बे से होती है। अचानक से ट्रेन किसी स्टेशन पर आकर रुकती है और लेखक एकांत में एक निर्जन सुनसान डिब्बे में सफर करने का इच्छुक होता हुआ अचानक से ट्रेन में चढ़ जाता है। यानी यशपाल जी जो होते हैं वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक नई कहानी के लिए उनको एक शीर्षक की आवश्यकता थी, उनको एक घटना की आवश्यकता थी, उनको पात्रों के महत्वपूर्ण चरित्रों के बारे में चर्चा करनी थी, उसके लिए कहानी का एक नया शीर्षक ढूंढना था। तो ऐसा कुछ सोचते हुए लेखक यशपाल जी जिस ट्रेन के डिब्बे में वो चढ़ते हैं, वो यह सोचकर चढ़ते हैं कि यह डिब्बा सुनसान होगा, निर्जन होगा और वहां उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, अर्थात उन्हें वहां पर किसी प्रकार की भी समस्या नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो डिब्बे में सफर करने के लिए चढ़ते हैं और जिस सीट पर वो बैठना चाहते हैं, उसी के ठीक सामने वाली सीट पर एक सफेद पोष व्यक्ति बड़े ही सभ्यता और शालीनता के साथ में बैठे हुए होते हैं। वो सज्जन व्यक्ति जैसे ही लेखक को देखते हैं, वो लेखक को देखने के बाद ऐसा महसूस करते हैं कि शायद लेखक को डिब्बे में नहीं चढ़ना चाहिए था। हो सकता है कि वो व्यक्ति भी एकांत में ही सफर करने के इच्छुक हों। लेखक ने जब उनकी ओर देखा और लेखक ने देखा कि वो व्यक्ति कहीं भी उनके साथ में हाय हेलो यानी कि जैसे कि करते हैं हाय हेलो, सबसे पहले शुरुआत होती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक साथ देने वाले की आवश्यकता होती है। लेखक ने भी
यही सोचकर शायद ट्रेन में सफर करने की, उस डिब्बे में चढ़कर बैठकर सफर करने की तय किया होगा, कुछ अपना ऐसा सोचा होगा कि वह एकांत में कुछ ना कुछ सोचेंगे। लेकिन जब वो उसके सामने एक सफेद पोश व्यक्ति दिखाई देते हैं तो लेखक भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कुछ बात की जाए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहीं भी कोई उत्सुकता लेखक के साथ नहीं दिखा रहे थे। लेखक ने भी कई बार उनकी ओर देखने के बाद अपने आप में अपने एक स्वाभिमान के साथ यह तय कर लिया कि जब ये व्यक्ति हमसे बात करना नहीं चाहते तो हम भी इनसे बात नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था, जैसे उस व्यक्ति को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि यह कहीं ना कहीं अपनी रईसी का दिखावा कर रहे हैं, अर्थात अपनी झूठी शान शौकत का दिखावा कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहा होता है। जब वह सफेद पोश व्यक्ति यानी साफ सुथरे कपड़े पहने हुए जो व्यक्ति बैठे हुए थे वो लेखक से बात नहीं करते, तो एक बार शुरुआत करने के लिए उस व्यक्ति ने अपनी जो एक शांत मुद्रा थी उसको उसने खत्म किया और लेखक की ओर उसने क्या किया, हाय हेलो का यानी कि उसने एक सम्मान पूर्वक शब्द बोला। लेखक ने भी उनकी ओर देखा, देखने के बाद उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उस सज्जन व्यक्ति ने 2 खीरे लेकर उनको अपनी बर्थ पर टॉवल के ऊपर रखे हुए जब देखा तो लेखक क्या सोचता है कि शायद यह सज्जन व्यक्ति एकांत को तोड़ने के लिए यानी कि अपना सफर में साथ देने के लिए खीरे खरीदकर उनको खाने के लिए इन्होंने यहाँ पर सोचा होगा, और लेखक के आने से कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को उन खीरों को खाने में शर्मिंदगी लग रही होगी। लेकिन होता क्या है, उस व्यक्ति को यानी वो जो सफेद पोश होते हैं, वो जो साफ सुथरे कपड़े पहने हुए एक नवाब जैसी हुलिया रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी मुद्रा को फिर तोड़ते हैं, यानी अपना जो एक शांत चिंतन है उसको खत्म करते हैं और वो अपने सीट के नीचे से एक लोटे में पानी भरा होता है उससे उन खीरों को धो लेते हैं। धोने के बाद उनको बड़े ही करीने के साथ वो क्या करते हैं, उसको खीरे के ऊपर से काटते हैं। काटने के बाद उसमें क्या करते हैं, वो चाकू से गोद कर उसको घिसने का काम शुरू करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों, जब आपके घर में खीरा खाया जाता है तो आपके जो बड़े होते हैं वो खीरे को सबसे पहले सिर से काटते हैं। काटने के बाद उसका जो सिरा होता है उसको घिसने का कार्य करते हैं, और जब वो घिस लेते हैं तो उसमें से झाग निकलते हैं। तो यदि वह झाग बहुत सारे होते हैं तो समझ लीजिए खीरा आपका कड़वा था, ऐसा पहले से ही कहा जाता है। तो ऐसे ही जो सज्जन व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया, खीरे को बीच अपना ऊपर से काटा, काट के उसको घिसा, घिसने के बाद उसकी कड़वाहट निकाली और बाद में उसको बड़े ही करीने के साथ, बड़ी ही सावधानी के साथ, बड़ी ही स्वच्छता के साथ उन्होंने उस खीरे को छीला। छीलने के बाद उसकी फांकों को बड़े ही करीने के साथ काट लिया। काटने के बाद उन्होंने टॉवल पर रख लिया और वो उन्होंने बाद में उसको लेखक को क्या किया, ऑफर किया कि क्या आप खीरा खाएंगे। तो उसके बाद लेखक ने उनको मना कर दिया, यानी कि मुझे खीरा नहीं चाहिए, मैं खीरा नहीं खाऊंगा, यह मैदे में खुश्की करता है, अर्थात यह बदहजमी करता है, ऐसा कुछ लेखक ने बोल दिया। उसके बाद में क्या होता है, वह नवाब साहब जिस ढंग से खीरे पर नमक लगा रहे थे उसको खीरे की फांकों पर उसको जैसे बुरक रहे थे, छिड़क रहे थे, यानी कि बुरकना होता है कि किसी भी ऐसी वस्तु को जो बारीक होती है और अगर हमें उसको छिड़कने जैसा होता है तो ऐसे ऐसे कर किया जाता है, लेकिन जब हमें उसे बुरकने का काम किया जाता है तो थोड़ा सा लेकर चुटकी में उसको धीरे धीरे ऐसे करके बुरकते हैं। तो जब वो बुरक लिया, बुरकने के बाद उन्होंने देखा, लेखक इस स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं यह सोच रहा था कि बड़े ही करीने के साथ खीरे में ध्यान मग्न होकर नवाब साहब ये सब कुछ कर रहे हैं। लेखक को एक बार फिर नवाब साहब ऑफर करते हैं, लेकिन लेखक पहले से ही मना कर चुका था, इस कारण लेखक ने दोबारा उसको हाँ करना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि लेखक भी कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान में था, कहीं ना कहीं अपने आत्मसम्मान में था। लेकिन उस खीरे की स्थिति को देखकर, यानी किस तरह से वो उस पे मिर्च लगाते हैं, किस तरह से मसाला लगाते हैं, किस तरह से नमक बुरकते हैं, तो लेखक के मन में कहीं ना कहीं, लेखक के मुंह में कहीं ना कहीं पानी आ रहा था। और उसकी जो पनियाती मतलब एक जीभ, यानी जो पानी अंदर से आ रहा था, प्लावित हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, लेखक अपने स्वाभिमान के कारण अपनी आंखें चुरा चुरा कर उसको देख रहा था, लेकिन खाने की उसने एक बार भी इच्छा जाहिर नहीं की थी। ऐसी स्थिति में नवाब साहब ने जब यह देखा कि लेखक ने दोबारा भी खाने से मना कर दिया, तो नवाब साहब ने खीरे की एक एक फांक को लिया। एक एक फांक को लेने के बाद वह अपने मुंह तक लेकर गए और बहुत ही लंबी सांस लेकर
ऐसे लिया और होठ से लगाया और खीरा फेंक दिया। तो बच्चों अब आप सोचिए कि जब कोई चीज खाने योग्य होती है और वो भी टेस्टी तरीके से हमारे मुंह के सामने आती है, होठों के सामने आती है और फिर हम उसको फेंक देते हैं तो कैसा महसूस होता होगा। ऐसे लेखक ने देखा और नवाब साहब ने 1 बाय 1 यानी एक एक करके सारी फाकों को उसी स्टाइल में लिया, यानी कि मुंह तक लेकर गए, होठों से टच किया और कहीं ना कहीं उसका रसवादन करते हुए उन्होंने वो सारी फाके खिड़की से बाहर फेंक दी। ऐसी स्थिति में जब लेखक ने नवाब साहब का इस तरह का ये एटीट्यूड देखा, ये खीरा खाने का एक ये तरीका देखा, तो कहीं ना कहीं नवाब साहब को देखकर लेखक को ऐसा लग रहा था कि नवाब साहब एकदम साइलेंट तरीके से, एक शांत तरीके से कहना चाह रहे हो कि ये होता है रईसों के खीरा खाने का तरीका, अर्थात ये होते हैं रईसी खाने के तरीके। तो कहीं ना कहीं लेखक इन सब चीजों को देख रहा था और अंत में आकर नवाब साहब ने खीरे के फेंकने के बाद उन्होंने अपने हाथों को फिर एक बार पानी से साफ किया और टॉवल से हाथ पोंछकर और वो सीधे अपना एक लंबी सी डकार लेकर ऐसा महसूस कराकर कि मैंने खीरे को खा लिया, अर्थात मैंने सूंघ कर ही उसका स्वाद ले लिया और वो क्या होते हैं, पीछे अपनी सीट पर लेट जाते हैं। इस स्थिति को देखते हुए लेखक कहीं ना कहीं सोचता है कि क्या सूंघने मात्र से खीरे का स्वाद लिया जा सकता है। और जिस तरह से उन सफेद पोश व्यक्ति ने, उन नवाब साहब ने खीरे के फाकों को फेंकने के बाद और बहुत लंबी सी डकार लेकर वो अपना चद्दर तान कर सो गए, यानी अपना कपड़ा ओढ़कर सो गए, तो लेखक ने सोचा कि क्या ये इस तरह का दिखावा आज भी समाज के अंदर जरूरी है? क्या इस दिखावे से व्यक्ति का काम चल सकता है? क्या ये नकलीपन, क्या ये बनावटीपन आज भी समाज में कामयाब कर सकता है? लेखक सोचता है कि जब ऐसे व्यक्ति बिना कुछ खाए, यानी कि बिना खीरा खाए उसका स्वाद ले सकते हैं, तो क्यों नहीं मैं भी अपनी कहानी के लिए एक नए पात्रों का, एक नई घटना का और एक नए शीर्षक का चयन क्यों नहीं कर सकता। अर्थात लेखक सोचता है कि जब सारे काम इस तरह से दिखावे के साथ हो रहे हैं तो मैं भी क्यों नहीं बिना पात्र के, बिना घटना के मैं अपनी कहानी को पूर्ण नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ हमारी कहानी का जो सारांश है वो खत्म हो जाता है, हमारे पाठ का सारांश खत्म होता है। लेकिन इस पाठ के माध्यम से आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज में सिर्फ और सिर्फ झूठा दिखावा कर कर लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। आज भी समाज में ऐसे ढोंगी व्यक्ति हैं, आज भी समाज में लोग ऐसे दिखावे के साथ, दिखावटी जीवन शैली के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं जो समाज में कहीं ना कहीं वह दूसरे व्यक्ति को हानिकारक होता है। लेकिन यहाँ पर लेखक ने सिर्फ नवाब साहब के एक खीरा खाने के तरीके को देखकर ही यह समझ लिया कि आज समाज में अधिकतर लोग दिखावा और बनावटी जीवन पर ही जी रहे होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है, यहाँ पर हमारे पाठ का सारांश भी समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारांश बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मैंने बहुत कम शब्दों में आपके सामने इस सारांश को प्रस्तुत किया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बहुत बड़ी जब वीडियो होती हैं तो बच्चे उसको नहीं देख पाते, क्योंकि बच्चों के पास इतना समय नहीं होता कि वो बहुत लंबी वीडियोस देख सके और उसमें वह सब कुछ पा सकें। तो मैंने बहुत कम शब्दों में अपने इस सारांश को पूर्ण किया। यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।